तो गाइस अब हम लोग इनकम टैक्स का आउट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम 4 हेड्स हो चुका है। बेसिकली कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी। अब हम लोग लास्ट हेड करते हैं सैलरीज। तो इसके बाद हम लोग क्या हो जाए, ग्रॉस टोटल इनकम आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आफ्टर दैट जो डिडक्शन का चैप्टर्स है, सेटअप का चैप्टर्स है, क्लबिंग वाला चैप्टर्स है, अदर्स जो बाकी बचे हुए उसमें हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। तो अब जैसे कि हर सेक्शन जब भी एक चार्जिंग इनकम टैक्स में एक हेड हम लोग स्टार्ट करते हैं, सपोज ये सैलरी हेड है तो एक चार्जिंग सेक्शन तुम्हारा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया सेक्शन 15। ये चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कौन सा इनकम तुम्हारा सैलरी वाला हेड में आएगा, कौन सा इनकम तुम्हारा सैलरी वाला हेड में आएगा। तो सेक्शन 15 तुम्हें बता देगा। तो यहाँ पे सेक्शन 15 क्या बोल रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। So any income is chargeable to tax under the head salaries। ये क्या हो रहा है, वीडियो ऑन है किसी का? किसका? मेरा? तुम्हारा ऑन है। Any income is chargeable to tax under the head salaries only if there exists an employer and employee relationship बिटवीन द पेयर एंड द पे। पेयर मतलब जो सैलरी का पेमेंट करता है, पे मतलब जिसको पैसा मिलता है एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर हो गया पेयर एंड एम्प्लॉय हो गया पे। अगर पेयर एंड पे का बीच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तब जाके एम्प्लॉय का हाथ में ये इनकम क्या इनकम माना जाएगा, सैलरी इनकम माना जाएगा। ओनली व्हेन, अदरवाइज नॉट। तो सैलरी हेड में इनकम तभी आएगा अगर पेयर एंड पे का बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप, तभी जाके इसमें आएगा। ओके, फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे रूल्स क्या है सर, यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैसे फॉलो करेंगे। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इस मंथ एंड हुआ, सपोज मार्च एंड हुआ, तो मार्च का सैलरी कब पेमेंट करता है, बहुत सारे कंपनी अगला महीना का फर्स्ट वीक में, सपोज 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख। कोई कंपनी क्या करता है, अगला महीना नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग 1 तारीख को पेमेंट करता है। तो दैट मीन्स सर जो इनकम अब तुमको हर महीना का सैलरी नेक्स्ट महीना में मिलेगा एक पर्टिकुलर डेट में। तो इस हिसाब से जब ईयर एंड होगा, सपोज मार्च का सैलरी तुमको तो मिल रहा है, कब जाके अप्रैल में जाके मिल रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट, तो सर हम यहाँ पे इनकम कैसे फॉलो करेंगे, रिसीव बेसिस से फॉलो करेंगे या ड्यू बेसिस से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं ड्यू या रिसीप्ट, व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब सपोज क्या हुआ, तुम्हारा ड्यू हो गया मार्च में ना, माना कि तुमको पैसा कब मिला, अप्रैल में मिला, पर ड्यू तो मार्च में हो गया, तो तुम्हारा इस साल का इनकम में वो घुस जाएगा। दैट मीन्स सर एडवांस सैलरी, तो एडवांस सैलरी भी अगर तुमको मिला तो तुमको वो भी उसी साल के इनकम में तुम्हारा आ जाएगा। राइट, इसका मीनिंग यही समझ में आ रहा है कि सर सैलरी का बुकिंग कैसे होगा, आई मीन इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। तो ड्यू या रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल, सपोज तुम्हारा जनवरी का सैलरी तुमको मिलता है फरवरी का 1 तारीख को, इसी करते करते मार्च का सैलरी तुमको मिला अप्रैल का सपोज 1 तारीख को, तो ड्यू तो यहीं पे हो गया था, माने कि मिला बाद में। तो ड्यू या फिर रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, ड्यू या रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर का बेस में आ गया। सिमिलरली कभी कभी तो एडवांस सैलरी भी मिलता है, तो एडवांस सैलरी भी अगर मिला तो रिसिप्ट पहले हो गया, तो तुम्हारा उसी पर जिस ईयर मिलेगा उसी साल में ये चले जाएगा। यहाँ प्रॉपर जो एक्रूअल बेसिस सिस्टम होता है वो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी जब सैलरी का अकाउंटिंग करेगा वो अपने एक्रूअल बेसिस फॉलो करेगा। बट जहाँ पे इंडिविजुअल का हेड में इनकम का बुकिंग होगा तो वहाँ पे ड्यू या फिर रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर उस हिसाब से होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियो था कि यहाँ पे तुमको ये बताना है कि यहाँ पे बताओ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, और सैलरी में आएगा कि नहीं आएगा। ऑडिटर को ऑडिट फीस मिला, तो क्लाइंट क्या किया, ऑडिटर को ऑडिट फीस दिया, तो क्या ये यहाँ पे सैलरी हेड में आएगा ये इनकम? नो। इसका रीज़न क्या है? बाबू क्या कर रही हो तुम, चुप से बैठ। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे नो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ठीक है, इसीलिए ये तुम्हारा नॉर्मल या इसका पीजीबीपी में जाएगा। ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इनकम उसका पीजीबीपी में जाएगा, सैलरी हेड में नहीं जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फर्म क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म उसका पार्टनर को सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या पार्टनर इसका एम्प्लॉई है? एम्प्लॉय तो नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अगर ये काम करता तब जाके एम्प्लॉय होता, वो तो पार्टनर है, वो तो ओनर है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा सेम है। इसका कैसे फर्म जब पेमेंट करे उसका पीजीपी खर्चा है,
पार्टनर का जो सैलरी है वो उसका पीजीबीपी का इनकम में हो जाएगा, नॉट सैलरी इनकम। अब सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमपी को सैलरी पेमेंट कर रहा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या ये लोग एम्प्लॉय है? नो। तो यहाँ पे तो उसका आईएफओएस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना चाहिए। एम्प्लॉय रिटायर किया एंड रिसीव कंपेंसेशन उसको मिला, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट मिला एम्प्लॉयर से, ये वाला इनकम तो सैलरी में जाना चाहिए। रीज़न बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे है, ठीक है। एम्प्लॉय का डेथ हो गया बट उसका पैसा किसको, कंपेंसेशन किसको मिला, उसका लीगल हेयर्स को मिला। तो यहाँ पे पेयर कौन है, एम्प्लॉय, सॉरी पेयर कौन है, कंपनी। देख लो कैसे कर, यहाँ पे पेयर कौन है, एम्प्लॉयर, पे कौन है, लीगल हेयर्स। तो लीगल हेयर्स एंड एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो इस केस में जो इसको इनकम मिल रहा है लीगल हेयर्स को, सैलरी में नहीं आना चाहिए। इसीलिए लीगल हेयर्स को जो भी इनकम मिलता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, नॉट इन सैलरी। रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अभी वाला कंपनी उसका डायरेक्टर फीस या फिर रेम्यूनरेशंस दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है कि अगर बोर्ड मीटिंग फीस दे रहा है तो वो तो तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, वो तो बोर्ड डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग करने के लिए फीस मिल रहा, तो उस केस में डायरेक्टर का जो बोर्ड मीटिंग फीस है इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। बट यही डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है, उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो ये उसका सैलरी में जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो सिंपली तुमको ये चेक करना है हर नेचर ऑफ पेमेंट में सामने वाले को जो भी पैसा मिला, इनकम हुआ, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर से अगर मिलेगा पैसा, हम एम्प्लॉई है, बीइंग एम्प्लॉयर से पैसा मिला तो मेरा सैलरी इनकम है, अदरवाइज नहीं आएगा, दूसरा कोई हेड में आएगा, ठीक है। सर डायरेक्टर मतलब बोर्ड मीटिंग वाला क्यों नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो? सर बोर्ड मीटिंग वाला क्यों नहीं आएगा? तो बोर्ड मीटिंग वाला जो आता है तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो तुम काम कर या ना कर, इफ यू आर डायरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग फीस, बोर्ड मीटिंग अगर तुम अटेंड करोगे तो तुमको पर बोर्ड मीटिंग फीस तुमको पैसा मिलेगा, वो तुम्हारा इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय तुमको नहीं मिल रहा, दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर तुमको मिल रहा है, वहाँ पे तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। बट जो तुम नॉर्मल बीइंग अ डायरेक्टर, तुम कंपनी का सब कुछ काम वगैरह देख रहे हो, उसके लिए कंपनी तुमको सैलरी पेमेंट करता है, रेम्यूनरेशन देता है, तो वो चीज़ तुम्हारा इसमें सैलरी में जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो हम सैलरी का बोल रहे थे ना, ड्यू या फिर रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अरे यार तुमको कुछ, ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, ड्यू और रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर वाला। कंसेप्ट कैप्सूल 2 पॉइंट नंबर 2, मिस्टर चतुर रिसीव किया सैलरी ऑफ मार्च इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू कब हुआ, मार्च में हुआ, पर उसको मिला कब, अप्रैल में हुआ। तो क्वेश्चन दैट कि मिस्टर चतुर का ये जो सैलरी मिला तो कौन सा ईयर के इनकम में आना चाहिए, 22-23 में आना, आई मीन 2022-23 में आना चाहिए, या फिर 2023-24 में आना चाहिए, 22-23 में आना चाहिए, बिकॉज ड्यू या फिर रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है, ड्यू या रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, मार्च। उसके बाद ये कौन है, शांतनु रिसीव किया सैलरी ऑफ अप्रैल 23 इन द मार्च ऑफ दिस, तो इसका मतलब कि एडवांस मिला उसको। इस केस में जो एडवांस सैलरी उसको मिला, अप्रैल का सैलरी है बट मार्च में मिल गया, तो कौन से ईयर का इनकम मिल जाएगा, 22-23 या फिर 23-24, 22-23, बिकॉज पहले मिल गया ना ये, ड्यू या रिसीव व्हिचएवर अर्लियर, तो मार्च 23 का इनकम में माना जाएगा। तो इसीलिए जब कंपनी क्या होता है, पिछला साल का भी आई मीन एडवांस इनकम तुमको अगर मिल गया कोई भी चीज़ का सैलरी वगैरह, तो तुम्हारा उसी साल के इनकम में चले जाते हैं, इनके सब सैलरी। अब सैलरी में क्या होता है, ग्रेड सिस्टम फॉलो होता है, जैसे कि तुमको अगर कभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, सपोज तुम्हारा बेसिक क्या है 12,000,
उसके बाद लिखा वाला डैश देके 500, व्हाट डज इट मीन? फिर बोलते 17,000, फिर बोलते डैश देके 800, फिर बोलते 20,200। इसका मीनिंग क्या है? सर इंक्रीमेंट जो होता है वो 12,000 मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग सैलरी। अरे खाओ ना, यस, अरे खीर किसी खाओ। अरे कुछ ना, हम सोचे उसको कोई एलर्जी इसलिए हम जल्दी से पूछ नहीं 12,000 तुम्हारा एक इनकम है, ठीक है। उसके बाद तो हर साल तुम्हारा इंक्रीमेंट जो 500 रुपया है इंक्रीमेंट होते रहेगा। जब कब तक होगा 500 रुपये रेंज के? जब तक तुम्हारा सैलरी 17,000 तक नहीं पहुंच जाता। हर साल 12,000, इस साल 12,000 है, अगले साल कितना होगा? 12,500, फिर अगले साल कितना हुआ? 13,000, फिर 13,500, फिर 14,000, फिर 14,500, ऐसे करते हैं जब तक 17,000 नहीं होता तब तक 500 का इंक्रीमेंट होगा। एक बार तुम्हारा सैलरी 17,000 हो गया, उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा कितना? 800 रुपये का होगा, तो 17,800, अगेन फिर 800 ऐड होते होते जाए जब तक तुम्हारा सैलरी 20,200 नहीं हो जाता। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। दैट इज दैट यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 1/4/2000 जो भी डेट है, ये सैलरी इम्प्लाई ये करता है कि तुम्हारा स्टार्ट 12,000 से होगा, उसके बाद 500 रुपये का इंक्रीज़ करते रहेगा जब तक 17,000 तक नहीं पहुँचता। एक बार 17,000 पहुँच गया, उसके बाद हर साल 800 करके इंक्रीज़ होगा जब तक 20,200 नहीं पहुँचता, राइट। इसका मीनिंग ये है। अब सपोज यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हुआ 1/4/2019 को, ठीक है। उसका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है? 10,000, 2,000, 14,000, 3,000, फिर 23,000। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में 10,000 था, दैट इज़ अभी 19-20 में ज्वाइन किया ना, तो 19-20 से पूरा साल भर उसको कितना मिलेगा? 10,000 करके मिलेगा। फिर जब 20-21 आएगा तो 10,000 नहीं और 2,000 इंक्रीमेंट हुआ, 12,000 मिलेगा। फिर उसके बाद 10,000-12, जब तक 14 नहीं होगा 2,000 करके मिलेगा। उसके बाद फिर 2,000 करके ऐड होगा, और तो 12 के पास फिर 2,000 ऐड हुआ, फाइनली 14 में पहुँच गया, आगे नहीं। उसके बाद 14,000 पहुँच जाने के बाद जो इंक्रीमेंट होगा 3,000 करके होगा, तो 22-23 में 3,000 करके इंक्रीमेंट हुआ। तो कब वो क्वेश्चन था तुम्हारा कि 22-23 का सैलरी कैलकुलेट करो, तो 22-23 का सैलरी तो ये रहा, दिस इंटू 12, ठीक है। समझ में आ रहा? ये सब कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, लेंदी क्वेश्चन में नहीं देता है। देखो सैलरी का स्ट्रक्चर तुम्हारा दिया हुआ 10,000, उसके बाद 2,000 है। इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट ईयर 10,000 है, अरे 19-20 में हम ज्वाइन किए, मेरा 10,000 करके पर मंथ का सैलरी रहेगा इंटू 12, राइट। तुम यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, इंटू 12। उसके बाद फिर क्या 20-21 में सैलरी कितना रहेगा? 2,000 बढ़ेगा ना, तो 12,000 हो जाएगा ना, 2,000 इंक्रीमेंट्स बोला है, तो 12,000 इंटू 12। फिर एक ही जगह से सैलरी कितना का? अगेन 2,000। ये 2,000 कब तक बढ़ते रहेगा? जब तक तुम्हारा सैलरी 14 तक नहीं पहुँचता। तो अगेन 2,000, तो फाइनली मेरा 12 + 2 14, 10 + 2 12 + 2 14 आ गया, तो 14 इंटू 12। अब सिंस मेरा सैलरी 14,000 हो गया, उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा 3,000 करके होगा, तो 22-23 में कितना होगा? 14 + 3 17,000 होगा ना। समझ में आया? ये जो है इंक्रीमेंट है, ये 2,000 तब तक चलेगा जब तक 14 तक नहीं पहुँचते। फिर 3,000 कब तक? जब तक हम 23 तक नहीं पहुँचते। ये हर साल नहीं है, हर मंथ नहीं है, हर साल में इंक्रीमेंट होता है, साल में एक बार। तो साल में एक बार इंक्रीमेंट हो गया तो पूरा साल तो वही सैलरी मिलेगा ना, हर दैट इंटू दिस इंटू 12, ठीक है। खाते रहो, अरे खाते रहो ना। एग्जाम्पल 2, इसका बताओ तो आशीष समझाओ। एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ है 1/7/2019 का, सैलरी स्ट्रक्चर 10,000, फिर इंक्रीज होकर 14,000 पे जाएगा, फिर 3,000 करके इंक्रीज होगा 23,000 पे जाएगा। तो तुमको बोला है कि 22-23 का सैलरी कैलकुलेट करो। 1/7/19 में है, तब अगले 1/7/20 में मेरा तो सैलरी का फंडा क्या होता है ना, जिस डेट में तुम्हारा अपॉइंटमेंट रहता है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसी डेट से मिलता है तुम्हारा। एक साल कब कंप्लीट होगा तुम्हारा लिए? तो अभी 1 जुलाई टू 1 जुलाई एक साल, 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर का 30 जून तक होगा तुम्हारे लिए एक साल, ठीक है। तो 1 जुलाई से 30 जून 2020 10,000 पर मंथ के लिए मिला। उसके बाद अगेन 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक कितना मिला? 2,000 ऐड होगा ना, तो 10 + 2 12,000 करके मिलेगा। अगेन 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक कितना के मिलेगा? अगेन और 2,000 ऐड होगा, 12 + 2 14 करके मिलेगा। वंस तुम्हारा 14,000 हो गया तो 17 का मिलेगा, कब से? 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक, राइट। अब क्वेश्चन इज दैट सर 22-23 में कितना मेरा सैलरी मिलेगा? तो 22-23 में तुमको तोड़ने पड़ेगा,
कि ये जो है 1 जुलाई, इसका मतलब अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक मेरा कितना था, सॉरी 22-23, मतलब तुम्हारा कब से काउंट होगा, अप्रैल से लेकर मार्च, राइट। तो हमको देखने पड़ेगा अप्रैल से लेकर मार्च तक मेरा सैलरी कितना था। तो पहले 3 महीना, अप्रैल मई जून, पहले 3 महीना कितना था, 14,000 करके था ना मेरा, देखो यस सर। बिकॉज 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून का बीच का सैलरी 14 था। तो अप्रैल मई जून में मेरा सैलरी 14 करके था। उसके बाद जुलाई से लेकर फिर यहाँ पे जो मार्च तक 9 महीना 17 करके था। तो तब जाकर 1,95,000 हो रहा है ना। ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी में नॉर्मली क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, एनी आइडिया बताओ। सर बेसिक डीए, फिक्स परसेंट कमीशन, फिर सारा परक्विजिट अलाउंसेस रहता है उसके पहले। बेसिक सैलरी, उसके बाद कुछ अलाउंसेस देता है तुमको, जिसको डीए बोलते हैं, डीएनएस अलाउंसेस, और भी बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं। तो वो हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, वॉशिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं। परक्यूजिट समझाएंगे सब डिटेल में, ये सब लेके सब तुम्हारा सैलरी आता है। यहाँ पर जस्ट फॉर्मेट समझा, बेसिक अलाउंसेस, परक्यूजिट, प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर तुमको दे रहा है, ग्रॉस सैलरी। अब उसके बाद सैलरी का इनकम जब जितना भी आया तुम्हारा ग्रॉस सैलरी साल भर का जो मेरा इनकम आया, उससे कुछ माई डिडक्शंस मिलता है। सेक्शन 16 जो इसी चैप्टर में हम लोग करेंगे, 50,000 का डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस। प्लस तुम्हारा सैलरी से क्या होता है ना, पी टैक्स काट के तुमको पेमेंट होता है। पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये का काटता होगा जिस मैक्सिमम, तो साल भर में 24 रुपये काटेगा। जो पी टैक्स तुमसे काटा वो भी तुमको डिडक्शंस मिल जाता है। अब हम धीरे धीरे मेन पोर्शन पे आ जाते हैं। तो जैसे एक फॉर्मेट था, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट बेनिफिट। अब हम लोग धीरे धीरे ग्रेचुइटी के बारे में देखेंगे। फिर तुम्हारा ये ग्रेचुइटी चल रहा है, सही से आया नहीं क्या, हाँ ये ग्रेचुइटी है। उसके बाद हम लोग पेंशन देखेंगे, फिर लीव सैलरी देखेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, उसके बाद अलाउंसेस में आएंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर सैलरी का 2 पार्ट, दूसरा पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि एक बंदा रिटायर हुआ उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। एक तो ग्रेचुइटी मिलेगा उसको, ठीक है। दूसरा पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, ग्रेचुइटी का। फिर जो उसको लीव मिला था बट उसके बाद वो लीव लिया नहीं, काम किया, तो लीव सैलरी का बेनिफिट मिलेगा। ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। अगर वीआरएस लिया तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब का हम लोग इनकम, हाँ हाँ, इस सब का इनकम में, इस सब का तुम्हारा इनकम में कैसे इफेक्ट करेगा सैलरी का, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें कितना एग्जाम्शन मिलेगा वो सब। तो ग्रेचुइटी क्या होता है बताओ। So gratuity is a kind of pension fund which are the part of retirement benefit. एक lump sum payment दिया जाता है सर at the time क्यों of कंपनी retirement. क्यों देता है, मैंने हर महीना जो सैलरी मिलता है वो तो मिलता है, ग्रेचुइटी एक्स्ट्रा मिलता है जब तुम रिटायर करते हैं तब, क्यों मिलता है। इतने दिन तक काम किया, इतना दिन तक काम किया है, एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। वो बेसिकली इतने दिन तो मेरा काम किया, अब तुम रिटायर करने वाला है तो कुछ तो कंपनी का हक बनता है कि तुम्हारा लिए कुछ काइंड ऑफ ये दे, तो बेनिफिट देते हो। ग्रेचुइटी एक लम सम तुमको पैसा मिलता है जब तुम रिटायरमेंट लेते हो, ठीक है। तो देखो ग्रेचुइटी इज अ लम सम पेमेंट विच इज गिवन टू एम्प्लॉई ऑन रिटायरमेंट या फिर ऑन रेजिग्नेशन। 5 साल बाद अगर तुम रेजिग्नेशन लेगा तो तब भी तुम ग्रेचुइटी मिल जाता है, 5 साल से पहले नहीं मिलती। और 2 लीगल ईयर्स, इनकेस ऑफ एम्प्लॉय का डेथ हो गया तो उसका लीगल ईयर्स जो है उसको मिलता है। इन एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज, वो जो इतना साल अच्छे से काम वगैरह किया उसका एप्रिसिएशन में मिलता है। तो हर कंपनी का अलग अलग अपना रूल्स है कि कितना उसको ग्रेचुइटी देगा नहीं देगा। ग्रेचुइटी तो तुम्हें जितना ही दे, बट तुम्हारा जब इनकम कैलकुलेट होगा वो किस तरह से होगा, इनकम टैक्स के हिसाब से वहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग। सो बेसिकली इट इज़ टैक्सेबल। अगर हमको मिला, अगर एम्प्लॉय को मिला तो टैक्सेबल है सैलरी हेड में। अगर उसका लीगल हियर्स को मिला तो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, बिकॉज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है लीगल हियर्स का केस में, इसीलिए अदर सोर्स में जाएगा। अगेन अदर सोर्स पे फिर तुम्हारा
जो भी तुमको इनकम टैक्सेबल होगा उससे कुछ एग्जाम्शन मिलेगा, सेक्शन 10(10) का अंडर में कुछ एग्जाम्शन मिलेगा जो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब एम्प्लॉय दो टाइप का हो सकता है भाई, एक होता है तुम्हारा प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय के इसमें भी दो सिनेरियो हो सकता है कि तुम जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे मैन पावर इतना कम है कि सपोज 10 एम्प्लॉय से कम है। अब तुम्हारा कंपनी या तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहना पीएफ ग्रेचुटी का अंडर में ग्रेचुटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं दिया ग्रेचुटी एक्ट में, तो वहाँ पे तो तुमको ग्रेचुटी अगर दे भी रहा तो उस एक्ट वो तो एक्ट में कवर ही नहीं, तो वहाँ तुमको वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा। और एक सिनेरियो जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है वहाँ पे कंपलसरी ग्रेचुटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो दो सिनेरियो यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा भी है इन केस ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ मैंडेटरी टू गिव ग्रेचुटी, ग्रेचुटी तुमको देगा इफ़ देयर आर 10 या फिर मोर एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो कंपनी मैंडेटरी तुम सामने उसका एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देना ज़रूरी है। बट जहाँ पे एम्प्लॉय 10 से कम है वहाँ पे तो वॉलंटरी है, ठीक है। जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय तब हम लोग बोलते थे एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, बिकॉज कंपलसरी ग्रेचुटी इसको मिलेगा। व्हेन ये नंबर 10 से कम है उसको हम लोग बोलते हैं कि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अब कंपनी चाहे तो वॉलंटरीली ग्रेचुटी दे सकता है, ओके। कंपनी के लिए मैंडेटरी तभी होता है जब उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा है, तब इट इज़ कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अगर 10 से कम है तो ग्रेचुटी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, टोटली कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है। हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे थे। सर सपोज एक कंपनी है जिसका 3 ब्रांच है और तीनों में 4 एम्प्लॉय करते हैं, तो ब्रांच मतलब 10 वाइज के थोड़ी ऊपर होता है, कंपनी मीन्स व्हाट, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 113, तो कंपनी तो एक ही है, सब ब्रांच का ऐड करेगा तब। अच्छा तो मेरा कंपनी का बोलेगा तो क्या होगा, ब्रांच वाइज थोड़ी होता है, तो कंपनी एज अ होल होगा ना वो, जीएसटी थोड़ी है, एक कंपनी अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर। कंपनी का केसेस में तो जितना ये ब्रांच है सबका मिला कर होगा ना। अब आए थे हम लोग सर एम्प्लॉयज़ है कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। सिचुएशन मतलब 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होगा, ठीक है। अब सामने वाला को ग्रेचुटी मिला, तो ग्रेचुटी मिला तो इसका इनकम में तो आएगा पूरा सैलरी का इनकम में, बट कुछ तो एग्जाम्शन मिलना चाहिए, कुछ तो डिडक्शन मिलना चाहिए, तो एग्जाम्शन कितना मिलेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1 to 3 में से जो भी सबसे कम होगा, लोअर अमाउंट होगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 10(10). इसको बोलते हैं सेक्शन 10 का बेनिफिट। तो सेक्शन 10(10) का बेनिफिट मिलेगा क्या, कितना। फर्स्ट है तुम देखो 3 चीज़ कंपेयर कर देखो, उसमें सबसे सस्ता बोल रहे सबसे लोअर कौन है, लिस्ट अमाउंट कौन है, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव, तुम कितना ग्रेचुटी मिला फर्स्ट, ओके। सपोज तुमको ग्रेचुटी मिला 50 लाख, ओके। अब देखना है तुमको कि इनकम टैक्स के हिसाब से कितना हो सकता है मिनिमम। बोलता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जो तुम लास्ट सैलरी ड्रॉ किया होगा उसको तुम हाफ करके लो। 15/26, एक महीने में 26 दिन वर्किंग डेज होता है, 4 दिन तो 4 to संडे रहता है, तो 15/26 मतलब हाफ ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, दैट इज 15/26 ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। जो तुमको एक महीने का सैलरी था उसको तुम 15 डेज का बराबर थामो, दैट इज 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू तुम कितना साल काम किया कंपनी में, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। फॉर इसका मीनिंग क्या है, सपोज एक एम्प्लॉय 20 साल 11 महीना काम किया, तो कितना नंबर ऑफ ईयर्स कितना काउंट करेंगे, 6 महीने से ज़्यादा है तो 6 महीने से ज़्यादा है तो पूरा राउंडिंग ऑफ में काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 साल काउंट होगा। बट सेकेंड वाले में 20 years 5 months है, तो क्या होगा 20 years ही काउंट होगा, बिकॉज 5 से 6 months से कम है वो। तो पार्ट अगर होगा मतलब नंबर फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स, पार्ट ऑफ द मंथ अगर रहेगा तो वहाँ पे 6 months से अगर कम होगा तो हमको इग्नोर कर देना है, अगर 6 months से ज़्यादा हुआ तो 1 साल काउंट होगा वहाँ पे, ठीक है। और सही वाला 20 years 6 months तो क्या होगा, एक्सेस तो वही इक्वल है, तो यहाँ पे बोला इन एक्सेस ऑफ 6 months बोला, तो यहाँ पे 20 साल ही काउंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब क्या है, अब लास्ट में बोलता 3 नंबर पॉइंट में मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना मिलेगा है 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा नहीं।
तुम चाहे ग्रेजुएटी तुमको जितना मिले, तुम जितना साल कंपनी में काम किया, बट मैक्सिमम एग्जाम्शन 20 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन तीनों में से सपोज तुम्हारा ये दोनों हायर है बट ये लोअर है, तो यही वाला 20 लाख, ठीक है। ग्रेजुएटी जितना रिसीव हो उसमें से एग्जाम्शन कितना मिलेगा 10 में, मैक्सिमम 20 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। ग्रेजुएटी का लिमिट 20 लाख है। अभी यही वाला तुम्हारा शायद एक 20 लाख है। लीव सैलरी वाला ये कर दिया इस बार जो अमेंडमेंट आया, लीव सैलरी वाला जो है ज़्यादा 25 लाख ना 20 कितना करती है, 25 लाख। अब सर क्वेश्चन है सर, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या है? मतलब जिस महीने हम रिटायर किए होंगे उस महीना मेरा कितना सैलरी मिला था, लास्ट ड्रॉन सैलरी वही होगा मेरे लिए। ग्रेजुएटी एक्ट में एक महीना को हम लोग 26 दिन ही काउंट करते हैं, इसीलिए वहाँ 15/26 किया गया है, ठीक है। तो सर सैलरी का तो पोर्शन बहुत सारा होता है, सैलरी में बेसिक भी रहता है, डीए भी रहता है, परक्यूज भी रहता है। तो यहाँ पे सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, ठीक है। ये जो काउंट करेंगे ना 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो कौन सा बेसिक प्लस डीए लेना है हमको, नॉट ऑल आइटम, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज। इसमें देखना है अगर 6 मंथ से ज़्यादा आ रहा है कुछ तो उसको फुल काउंट कर लो, अगर कम इक्वल 6 मंथ है, बस 6 मंथ से कम है तो उसको इग्नोर करो, उससे पहले वाला जो नंबर कंप्लीट ईयर है उसको कंसिडर करना है, ठीक है। इसके बाद वाला तो सही नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ। तो फर्स्ट सिनेरियो है कि एग्जाम्शन कितना मिलेगा इन केस एम्प्लॉइज इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, केस कितना मिलेगा बताओ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कितना एक्चुअल अमाउंट जितना मिला वो, दूसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, दैट इज अगर 6 मंथ से ज़्यादा काम करे उसको भी 1 साल काउंट कर लो, कम है तो इग्नोर करो, इक्वल है तो इग्नोर करो, ठीक है। और मैक्सिमम कितना 20 लाख, इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा उतना एग्जाम से मिलेगा। अगर यही वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फुल्ली एग्जाम होता, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता प्योर, सपोज डिफेंस में है, आर्म फोर्सेस में है, जो भी इसमें नेवी, इंडियन नेवी वगैरह, जो डायरेक्टली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएसयू नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पीएसयू एम्प्लॉयज आर टू डिफरेंट। पीएसयू में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर से उस कंपनी में, बट पीएसयू है वो अपना हिसाब से चलता है, अपना इनकम करता है, अपना खर्चा करता है, अपना प्रॉफिट करता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट एक उसका शेयर होल्डर है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब एकदम प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात कर रहा है, नॉट पीएसयू वाले एम्प्लॉय, जैसे बैंक हो गया, जितना भी इतना सारा गवर्नमेंट कंपनीज हो गया, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकम टैक्स का नज़र से, ठीक है। चलो अब सर दूसरा वाला, अगर सपोज पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है, ऐसा कोई कंपनी सपोज प्राइवेट कंपनी था, वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से कम था, तब भी सामने वाला कंपनी एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी दे रहा है, तो वहाँ तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके लिए दूसरा सिनेरियो ये अदर एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, तब क्या होगा सर, तो जो ग्रेजुएटी मिला वो तो इनकम है, उससे एग्जाम्शन कितना मिलेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, देखो 1 2 3 ये वाला, मैक्सिमम वही 20 लाख ही होगा। फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसिप्ट, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एकदम सेम है, वहाँ भी जो था यहाँ भी हुई है, सिर्फ सेकेंड वाला पॉइंट देखो चेंज हो जा रहा है, वहाँ कितना था 15/26 था, तो यहाँ कितना का हाफ, यानी 15/30 दैट इज हाफ, इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, वहाँ पे क्या था 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट महीने का सैलरी, यहाँ पे क्या लास्ट 10 महीने का जो सैलरी था उसको आप एवरेज करो, लास्ट मतलब अगर हम रिटायर किए, रिटायरमेंट का लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे भी हम बताएंगे लास्ट 10 मंथ्स कहाँ गया, ये वाला देखो एवरेज कहाँ गया, 3 नंबर पॉइंट, रुको कहाँ गया वाला पॉइंट हम लोग, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस महीने हम रिटायरमेंट कर रहे हैं उसको छोड़कर, सपोज ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, तो अगर हम मार्च महीने में रिटायरमेंट किए होंगे तो मेरे लिए लास्ट 10 मंथ मतलब फेब्रुवरी से लेकर पीछे की तरफ जाना है, नॉट मार्च, मार्च को छोड़कर फेब्रुवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसा करते करते पीछे की तरफ 10 महीने जाना है, ओके, मार्च को छोड़कर। तीसरा यहाँ पे मंथ मतलब तुम्हारा क्या होता है 30 डेज होता है, राइट, नॉट 26 डेज लाइक कवर्ड वाला केसेस में। लास्ट में क्या बोला, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब
अगर 6 मंथ से कम है तो एकदम ही छोड़ दो, इवन 6 मंथ से ज़्यादा है तब भी छोड़ दो, कंप्लीट हुआ है तो काउंट करो, अदरवाइज छोड़ दो। मतलब सपोज वहाँ पे जैसे कि केस में था ना 20 साल 11 महीना, तो 20 साल ही काउंट करना फ्रैक्शन है। इग्नोर करना 20 है साल मतलब यहाँ। 20 साल 5 महीना तभी 20 साल, कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट ईयर को थामना है। या कंप्लीट ईयर कितना है 20 साल, तो 20 साल ही थामना है। जो नंबर ऑफ मंथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सपोज 12 महीना नहीं हुआ, 11 महीना 6 महीना 7 महीना, तो उसको इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस देखना है। उसी का एग्जाम्पल ये देखो 25 साल 10 महीना, तो कितना काउंट करना है 25 साल ही काउंट करना है। वहाँ जिसकी 6 महीने से ऊपर है से 1 साल कंप्लीट कर लेते रहे हम, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ओके, बाकी तुम्हारा जैसे यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन क्या सेम, बेसिक प्लस डीए वहाँ पे था, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन भी यहाँ पे ऐड किया है। कोई अगर फिक्स परसेंटेज बेस कमीशन मिलता है तो वो भी ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेसिकली। वहाँ पे कितना 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स और पार्ट ऑफ द ईयर्स इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, वो था। दैट इज वहाँ पे फ्रैक्शन का बेनिफिट मिल रहा था एक इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। और यहाँ पे क्या हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। लास्ट 10 मंथ मतलब करेंट मंथ को छोड़कर, जिस मैंने रिटायर किया उसको छोड़ के लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी, दैट इज क्या लास्ट 10 महीने का सैलरी को ऐड करना है, ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 करना है, तब जाके एवरेज सैलरी आएगा ना। इंटू करना नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब फ्रैक्शन में जो आ रहा था 25 साल 10 महीना, तो 25 साल ही काउंट करना है। 25 साल 11 महीना तभी 25 साल ही काउंट करना है। ओके, तो ग्रेजुएटी इससे समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ग्रेजुएटी के ऊपर। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर बहादुर रिटायर किया फ्रॉम जो भी कंपनी से, कब किया 18/2/2023 को रिटायर किया। ठीक है, फाइन। आफ्टर रेंडरिंग अ सर्विसेज ऑफ 20 ईयर्स एंड कितना मंथ से बोले तो वहाँ पे आया नहीं है यहाँ पे 10 months 20 ईयर्स एंड 10 मंथ्स 24 years and 10 months 24 ईयर्स 10 मंथ्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी कितना, जब रिटायर जब किया तब उसका बेसिक सैलरी पर मंथ था 12,000 एंड उसको डीएनएस अलाउंस मिलता था कितना 6,000। ये डीए किस लिए मिलता है पता है, जो क्या होता है जब सैलरी मिलता है तो बेसिक तो एक रहता है, उसके बाद जितना टाइम जाता है बिकॉज ऑफ हर सामान का हर चीज़ का दाम बढ़ते रहता है, तो इसको ए करने के लिए काउंटर करने के लिए डीएनएस अलाउंसेस भी हर क्वार्टरली बढ़ते रहता है, हर साल बढ़ते रहता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग के लिए क्वार्टरली बढ़ते रहते हैं। अल्टीमेटली भी पार्ट ऑफ द सैलरी डीए, सो बेसिक प्लस डीए इतना था। नो ही रिसीव, जब रिटायर किया उसको ग्रेचुटी कितना मिला 2,50,000 रुपये मिला। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, कितना टैक्सेबल होगा 2,50,000 का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना, कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा भी। इफ़ ही इज़ कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी, या कवर्ड बोला है ना कि नॉट कवर्ड, क्या लिखा होगा कवर्ड। अगर वो कवर्ड है तो क्या होगा, तो क्या करें 3 चीज़ हम कंपेयर करेंगे बेसिकली। क्या एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव कितना हुआ 2,50,000। दूसरा पॉइंट क्या था, ये कवर्ड है तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी में सैलरी कौन सा लेना, बेसिक प्लस डी है, दैट इज 12,000 प्लस यहाँ पे कितना 6,000, ये होगा दैट इज 18,000 राइट। अब इंटू करना नंबर ऑफ सर्विसेज, तो नंबर ऑफ ईयर 24 ईयर्स है बट यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखो क्या आता है, तो बस इन तीनों में से जो लोअर होगा, जो लिस्ट होगा, उतना ही तुमको एग्जाम्शन मिल जाना चाहिए। तो 2,50,000 से लेस आ जाएगा, सेक्शन 10(10) बोलकर एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो 2 लाख, इसका आंसर तुम्हारा आएगा इतना 2,59,615 आना चाहिए। ठीक है, 15/26 इंटू 18,000 इंटू 25 करने से ये 2,59,615 आना चाहिए। अब भाई 20 लाख, तो इस पर से लोअर कौन सा होगा 2,50,000, तो इसको फुल एग्जाम्प्ट हो गया, इसके लिए जो मिला पूरा ही एग्जाम्प्ट हो गया उसके, राइट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 25 जनवरी 2023 को आफ्टर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज 25 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। ठीक है, इस लास्ट ड्रॉन सैलरी वर्स इतना बेसिक था, ये बेसिक सैलरी होगा, ये उसका बेसिक था, ये डीए था 5,000 प्लस उसको बोनस भी मिल रहा था कितना 20% प्लस ओवर टाइम अलाउंसेस मिल रहा था कितना 500 रुपया, क्या है वो पर आवर है ना, और आवर है पर आवर से
ड्यूरिंग लास्ट मंथ ही वर्क 5 आवर्स ओवर टाइम एंड अकॉर्डिंगली 25 रुपये उसको अर्न हुआ है ओवर टाइम अलाउंसेस है. Now calculate the taxable amount of gratuity if he receive 2,50,000 as gratuity assuming that he is covered under gratuity act. तो पहले अमाउंट टैक्सेबल में कितना दो ग्रॉस टैक्सेबल 2,50,000 घुस गया. लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) में क्या क्या आएगा. फर्स्ट एक्चुअल रिसीव कितना है 2,50,000. सेकेंड 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी. अब क्वेश्चन से लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या क्या ले. बेसिक तो लेना है, बेसिक प्लस डीए. डीए पे लेना है. तो बाकी जो ये सब है ओवर टाइम अलाउंस ये सब आएगा नहीं आना चाहिए यहाँ पे. ओनली बेसिक प्लस डीए एंड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कितना 25 साल 10 महीना है तो एक कितना हो जाएगा 26 ईयर्स हो जाएगा. ठीक है. इसको देखो कैलकुलेट सॉल्व करने का तरीका. इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या कितना था ये 2 था ना. यहाँ पे दिया भी नहीं. वो लोग सॉल्व कर लेना तो बता दिया कैसे करना है. क्वेश्चंस कहाँ गया. क्वेश्चंस अलग पीडीएफ था ना. 3 नंबर. सो वहाँ तो फिक्स % कमीशन था ना. ये बोनस नहीं हम तो नॉट कवर वाला नहीं कर रहे हैं, हम कवर वाला बोल रहे हैं. सर वही पूछ रहे हैं कि यहाँ तो बोनस है और वहाँ तो फिक्स % कमीशन था. दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट ऐसे वहाँ भी नहीं आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मिस्टर एक्स रिटायर किया इस द डेट को आफ्टर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज 25 साल 10 महीना. अब 25 साल होगा ना 26 साल होगा डिपेंड करता है कि कवर्ड है नॉट कवर्ड है. तो देखो लास्ट में बोला है कि नॉट कवर्ड है. तो अगर नॉट कवर्ड है तो कितना 25 साल ही लेने पड़ेगा. कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने पड़ेगा हमको. राइट. ही अर्न द सैलरी 10,000 1/1/2022 से लेकर 30 जून 2000. रिटायर कब किया वो 25 जनवरी 2023 को रिटायर किया. ओके. तो उस केस में तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट 10 मंथ का सैलरी देखते हैं. तो लास्ट 10 मंथ मतलब कौन सा जनवरी को छोड़कर दिसंबर से लेके लास्ट 10 मंथ्स. राइट. तो उसमें ये बोल रहा है कि उसको जो सैलरी मिल रहा था 1 से लेके 30 जून तक मतलब ये जो 6 महीना उसको मिला है 10,000 करके. अगेन उसका इंक्रीमेंट हुआ जुलाई से तो 15,000 करके मिल रहा था. तो हम क्या करेंगे बेसिकली हम क्या करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये महीना होता है. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना 6 मंथ्स कितना करके मिल रहा था 15,000 करके मिल रहा था. अभी भी 4 महीना चाहिए हमको. तो जुलाई से बैक करो 4 महीना कौन सा होगा जून. उसके बाद मई अप्रैल अगेन मार्च. तो मार्च तो हमको फिर चाहिए यहाँ पे कितना मार्च से लेकर जून तक. यहाँ पे जो 4 महीना सैलरी मिला कितना करके मिल रहा था उस पीरियड में 10,000 करके मिल रहा था ना. कितना करके मिल रहा था 10,000 करके मिल रहा था. तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10. तो 6 इंटू 15 कितना हुआ 19,000 आई थिंक 90,000. और यहाँ पे तुम्हारा 40,000. टोटल कितना हुआ 1,30,000. ये जो 1,30,000 10 महीना का है तो डिवाइडेड बाय 10 तो एवरेज कितना हुआ 13,000 ना. इस तरह से एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ निकाल लिया. ठीक है. समझ में आया कैसे निकाले. एवरेज सैलरी कितना है एक महीना का 13,000 रुपये करके बोल रहा है. ओके. तो 15 बाई मैंने हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स तो 13,000 हुआ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना हुआ यहाँ पे 25. ओके. बस पता टर्म लास्ट में फिर क्या बोला डीए उसको मिला. सॉरी अरे ये तो बेसिक है ना. डीए भी तो ऐड करना है भूल गए. सॉरी डीए भी तो ऐड करना है ना. डीए भी तो है यहाँ पे 1,000 पर मंथ. ओके. सो बट द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर इंक्लूजन्स ऑफ द डीए फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजुटी. अच्छा अब यहाँ पे क्या है ना तुम्हारा जो है टर्म्स में बोल रहा है कि जब ग्रेजुटी मिलेगा तब डीए उसका कैलकुलेशन में नहीं घुसेगा बोल दिया. तो यहाँ पे डीए नहीं आएगा. देखो यहाँ पे हम जब कराए थे इसमें आओ प्रोविजंस में आओ. यहाँ जो है नॉट कवर्ड वाले में बेसिक प्लस डीए बोला था बट डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड सो. तो अगर बोल देगा कि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है
ठीक है, तब जाके डीए तुमको काउंट करना है, अदरवाइज नो। तो इस क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि रिटायरमेंट बेनिफिट टाइम में डीए कोई रिलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे बेसिक प्लस डीए में से डीए ऐड नहीं होगा, राइट। डीए तभी ऐड होगा इन केस ऑफ नॉट कवर वाला में, अगर क्वेश्चन बोलता है डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो। और दूसरा कमीशन भी ऐड होता है इफ इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर्स अचीव बाय द एम्प्लॉय, तो कमीशन तुम्हारा ऐड होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ठीक है। तो इस केस में डीए तो आएगा नहीं, तब इस केस में ओनली बेसिक ही आएगा। सॉरी, इस केस में डीए नहीं आएगा बिकॉज टर्म्स डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द इंक्लूशंस ऑफ डीए, तो ये नहीं आएगा, ओनली बेसिक ही आएगा, ठीक है। उसको ग्रेजुटी कितना मिला, 2,75,000 मिला, तो क्या करना है, एक्चुअल रिसीव 2,75,000, दूसरा क्या 15/30 दैट इज हाफ इंटू एवरेज ड्रॉन सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ जो कि 13,000 आ रहा है, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना 25, राइट। और मैक्सिमम कितना 20, तो व्हिचएवर इज लोअर देख लेना है। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब घर में सब सॉल्व करना है, ठीक है, हम जैसे समझा दे रहे हैं। मिस्टर ए रिटायर किया 31 जुलाई को आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशंस है, जैसे कि देख लो नीचे में क्या बोला है, नॉट कवर्ड बोला है, नॉट कवर्ड अगर बोला है तो 30 साल ही काउंट करना है हमको, राइट, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही काउंट करना है। नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वाज ड्रॉइंग अ बेसिक सैलरी 8,000 था पर मंथ जब वो रिटायर किया, मतलब इस महीने में। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹150 ड्यू होता है 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर। तो रिटायर कब किया, 31 जुलाई, तो हमको का लास्ट 10 महीना निकालने पड़ेगा ना। तो लास्ट 10 मंथ्स निकालना मतलब हमको क्या करने पड़ेगा, एक तो आएगा तुम्हारा जनवरी में इंक्रीमेंट था ना, पीछे जाने से पहले इसका मतलब हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर यहाँ पे जून के महीना होता है, अप्रैल 3-6 में 6 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ्स। तो ये जो 6 मंथ्स मिला था उसको सैलरी कितना करके मिला था, 8,000 करके मिला था। बट सर उससे पहले का दैट इज दिसंबर से लेकर बैक करो और 4 महीना, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर, दैट इज सितंबर से अक्टूबर सॉरी सितंबर से दिसंबर सैलरी कितना मिला होगा, 150 कम मिला होगा ना, राइट। ये जो अभी 8,000 आया है 150 ऐड होने के बाद आया होगा ना, उससे पहले तो 150 कम मिलता होगा, दैट इज 4 महीना, यहाँ पे 6 था ये, 4 महीना इंटू कितना आएगा 7850 ये होगा ना। तो दोनों को ऐड करना, दिस प्लस दिस ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर देना, तो एवरेज सैलरी मिल जाएगा ना, ठीक है। बोला था ना जनवरी में इंक्रीमेंट हुआ, तो 8,000 तो सर जनवरी से उससे पहले, इसका मतलब 7850 था, करेक्ट। एंड द डीए है 1500, यहाँ पे डीए कुछ बोला, दैट इज डीए इज रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो यहाँ पे डीए काउंट होगा, तो यहाँ पे डीए भी काउंट होगा। तो यहाँ पे जो हम करेंगे बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक का एक तुम्हारा बेसिकली एक कलम बनेगा इस तरह से, कैलकुलेशन जब तुम करोगे इस तरह से बनेगा कलम। क्वेश्चन नंबर कितना था, 4। यहाँ पे करना बेसिक, यहाँ पे होगा तुम्हारा डीए सैलरी, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारा कहाँ से थे हम लोग, यहाँ पे जुलाई में रिटायर किया ना, तो जून से लेकर जनवरी तक बेसिक कितना था उसका हर महीना का 8,000 करके, तो 8,000 इंटू 6, ओके। डीए कितना था 1500, तो 1500 इंटू 6, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई करके लिख देना, दोनों ऐड करके 48, और यहाँ पे कितना हुआ 9,000, 48 और 9,000 करो 57,000 ये आएगा। अब वहाँ पे फिर हम लोग चले जाएंगे बैक करके, दिसंबर से बैक करना है, तो उसको दैट मीन्स सितंबर टू दिसंबर आएगा, तो वहाँ पे तो 150 कम मिलेगा, इंक्रीमेंट तो यहाँ पे हुआ था ना 1 जनवरी को, तो
तो यहाँ पे 7850 इंटू 4 प्लस 1500 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना आया करो 7850 इंटू 4 प्लस 6000 37,400। अब टोटल करो, ये टोटल सैलरी 94,400 ऑफ लास्ट 10 मंथ्स हुआ कितना 94,400 94,400। तो सर एवरेज सैलरी कितना आएगा डिवाइड बाय 10, 94,400 डिवाइडेड बाय 10 करो 9440 9440। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? कहाँ थे? उसको ग्रेजुएटी मिला था 1,50,000, तो ग्रेजुएटी रिसीव्ड। दूसरा वाला पॉइंट होगा 15 इंटू एवरेज लास्ट 10 मंथ का सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस, जो यहाँ पे 30 है, और मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर। यहाँ बोला अज्यूम डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, तो डीए काउंट करना है हमको बस। ये होगा सर। ओके, कोई डाउट ग्रेजुएटी को लेकर? नो सर। ठीक है भाई, अब हम यहाँ आ जाते हैं। कहाँ थे? पेंशन। अब पेंशन में हम आ जाते हैं। पेंशन क्या होता है बोलो? ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। जैसे ग्रेजुएटी मिलता है इन अप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो ग्रेजुएटी पेंशन भी मिलता है। पेंशन क्या होना, 2 टाइप का पेंशन होता है। जैसे कि पेंशन का कहानी समझ लो। जब तुमको सैलरी मिलता है तो रूल से अगर तुम्हारा सैलरी 15,000 से कम है बेसिक सैलरी, ठीक है, तो तुम्हारा मैक्सिमम @12% तुम्हारा पीएफ कटता है। तुम्हारा पीएफ कटता है, जो भी तुम्हारा बेसिक प्लस टीएफ ये रहता है, पीएफ कटता है। अब पीएफ कटने के बाद तुम्हारा पीएफ तो पूरा पीएफ फंड में तुम्हारा जमा हो जाता है, जो तुमको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। फिर तुम्हारा जो एम्प्लॉयर होता है वो भी सेम पीएफ का अमाउंट जमा करता है, डिपॉजिट करता है। अब क्या है ना, अगर तुम पेंशन स्कीम में हो तो जितना पीएफ का अमाउंट जमा करता है, सपोज तुम्हारा पीएफ होता है 15,000, उसमें से क्या करेगा 1,250 रुपया वो पेंशन फंड के लिए हटाकर अलग से जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें जमा करता है पेंशन बोल के। हर महीना तुम्हारा सैलरी से वो एम्प्लॉयर तुम्हारा सैलरी का नहीं, एम्प्लॉयर पोर्शन का जो तुम्हारा सैलरी वाला पीएफ तो पूरा जमा हुआ पीएफ वाला फंड में, और तुम्हारा एम्प्लॉयर जो जमा कर रहा था तुमको पूरा नहीं करके 1,250 रुपया काट के पेंशन में देता है। बाकी अमाउंट तुम्हारा पीएफ में, बैलेंस तुम्हारा पीएफ में जाता है। 15,000 में जो भी तुम्हारा सैलरी पीएफ एक्चुअल तुम्हारा पोर्शन माइनस 1,250, ठीक है। सपोज तुम्हारा सैलरी से पीएफ इतना कटता है, ये तो जमा हो ही रहा है, तो एम्प्लॉयर भी पूरा 15,000 देना चाहिए। तो 15,000 नहीं देखे वो 1,250 रुपये पेंशन फंड में देता है, एंड बैलेंस जो तुम्हारा है सपोज यहाँ पे आ गया कितना 13,750 रुपया, वो तुम्हारा पीएफ वाला फंड में जमा किया। भाई जो 1,250 के हर महीना तुम्हारा सैलरी से काटते गया, तो रिटायरमेंट तक 30 साल में तो काफ़ी कट के हो गया होगा। ये पैसा पीएफ डिपार्टमेंट के पास, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा होगा। अब तुम रिटायर किया, अब जब रिटायर किया तो ईपीएफओ तुमको हर महीने में एक हो सकता बोलते हैं तुम मंथली पेंशन ले लो, या फिर तुम एक ही बार में अनकम्यूटेड करके वो भी उठा सकते हो। एक ये वाला पेंशन है, ओके। तो ये कौन सा वाला पेंशन है, जो एम्प्लॉयर अपना पीएफ का एक पोर्शन एज अ पेंशन जो जमा करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, उस पेंशन का एक आइदर मंथली या फिर आप कम्यूटेड करके उठा सकते हो रिटायरमेंट के टाइम पे। अब दूसरा क्या है, देखिए एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। यहाँ पे एम्प्लॉयर तो करता है, यहाँ पे एम्प्लॉय जैसे कि हम लोग इसमें एम्प्लॉयर यहाँ पे भी जमा करता है, और एम्प्लॉय अपना पैसा से अपना सेविंग्स से भी यहाँ जमा कर सकता है।
इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम रिटायरमेंट करेंगे तो इसमें भी फ़ायदा कि हम मंथली ले सकते हैं या फिर लमसम उठा सकते हैं, तो ये भी एक पेंशन फंड है। तो एनपीएस वाला भी एक पेंशन फंड है, एंड ये जो तुम्हारा ईपीएफओ डिपार्टमेंट का पास है वो भी एक पेंशन फंड है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हम लोग एक टाइम में जमा किए हैं, अब उसका पैसा तो मिलेगा। ठीक है, तो अब जो पैसा मिलेगा, तो अभी तो और अच्छा रूल्स निकाला है। अभी क्या निकाला है ना, जो तुम पेंशन फंड में अगर तुम जमा करते हो तो तुम अगर प्रिंसिपल नहीं उठाओगे जब रिटायरमेंट का टाइम पे, तो जब तक तुम जिंदा, जब तक तुम्हारा लाइफ रहेगा तुम, ठीक है, तब तक तुम्हारा जो लास्ट जो सैलरी होगा उसका 50% तुमको ऐसा पेंशन मिलेगा। एक नया रूल्स आया, तो इसमें बहुत कोई जा रहा है, बट इससे एक ही प्रॉब्लम क्या है, तुमको जो पेंशन का पैसा जो मिलने वाला था वो तुमको पूरा फॉलो करने पड़ेगा। दैट इज एम्प्लॉयर का जो पोर्शन था तुम्हारा, पीएफ वाला जो पोर्शन था, अभी जो 15,000 तुमको मिल, अभी क्या 13,750 इंटू जितना जमा होगा तुमको मिल जाएगा ना, तो उस टाइम तुमको वो नहीं मिलेगा, वो पूरा पीएफ डिपार्टमेंट को तुमको देने पड़ेगा। और पूरे एक लमसम अमाउंट, सपोज तुम रिटायर जब करोगे 5-6 करोड़ जो तुमको मिलने वाला था, तुम पूरा फॉरगोन कर दिया। उसका बदले क्या होगा, जब तक तुम जिंदा है तो तुम्हारा जो लेटेस्ट सैलरी था उसका 50% तुमको एज अ पेंशन हर महीना मिलते जाएगा। बट एज अ बिजनेस, अगर तुम्हारा पास नॉलेज अगर है तो तुम ऐसा क्यों करेगा, तुम अपना पैसा को अपना इन्वेस्ट करेगा। हम अपना पैसों को अपने इन्वेस्ट करके हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब स्कीम बहुत सारा निकाला है। एनीवे, तो पेंशन क्या होता है समझ में आया। पेंशन आया कैसे, एक्चुअली गवर्नमेंट अपना पॉकेट से नहीं दे रहा है, कि हर महीना 1250 वाला सिस्टम अगर हम फॉलो किए होंगे तो करते गया होगा मेरा सैलरी नहीं, एम्प्लॉयर जो पीएफ का एक पोर्शन मेरा काट के वहाँ जमा किया था, मेरा पीएफ का जो एम्प्लॉयर देने वाला था वो काट के हम वहाँ पे जमा किया था, तो वो वाला एक बेनिफिट है। हो सकता है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में अगर हम कंट्रीब्यूट किए या मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करा, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो पेंशन इज अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट या फिर डेथ। एम्प्लॉयर का एक्चुअली एम्प्लॉयर नहीं देगा, तब तो एम्प्लॉय नहीं देता पेंशन, एक्चुअली पेंशन कौन देता है, ईपीएफओ देता है। एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट कर रहा हर महीना उसका होकर, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड है। बट समटाइम्स क्या बोले ये, पेंशंस अलाउड टू बी कम्यूटेड, दैट इज लमसम तुम उठा सकते हो अगेंस्ट मंथली पेंशन के बदले तुम लमसम भी उठा सकते हो, जैसे कि एनपीएस वगैरह में ऑप्शन है। तो एनीवे, तो अब पेंशन, तुम रिटायरमेंट हो चुका, अब तुमको पेंशन मिल रहा है, तो दो सिचुएशन है तुम्हारा, एक तुम कम्यूट कर लिए, दैट इज लमसम उठा लिया। कम्यूटेड मतलब लमसम विड्रॉ कर लिए, ठीक है। कम्यूटेड मतलब हम लमसम उठा लिए, ठीक है। और अनकम्यूटेड मतलब हम कुछ उठाया नहीं पेंशन का पैसा, वो हर मंथली जो मेरा मिलने वाला वो मिलते रहेगा। तो अगर अनकम्यूटेड पेंशन है तो फुल्ली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, जितना मिलेगा टैक्सेबल है। अब कुछ एग्जाम्पशन तो मिलेगा। फुल्ली टैक्सेबल अनकम्यूटेड अगर है तो मंथली पेंशन है तो फुल्ली टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड मंथली पेंशन जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुम्हारा, उस टाइम तो तुम्हारा सैलरी इनकम में चले जाएगा, ऑब्वियसली सैलरी का इनकम में जाएगा, तो मेरा फुल्ली टैक्सेबल है। अगर सर कम्यूटेड पेंशन है, हम क्या कि एक ही बार में 50% उठा लिए, 60% उठा लिए, एनपीएस से उठा लिए, या फिर नॉर्मल जो मेरा ईपीएफए का पास जो था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पास था, वहाँ से उठा लिए हम। तो अगर कम्यूटेड है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10(10)(a). ओके, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अदर एम्प्लॉयज़ के केस में डिपेंड करता है उसको क्या ग्रेच्युटी मिला है कि ग्रेच्युटी नहीं मिला है। अगर उसको ग्रेच्युटी मिला है तो एग्जाम कितना करेंगे हम, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू, जो तुम जितना कम्यूट किया ना उसका 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन रिसीव इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a). 1/3 एग्जेम्पशन देगा तुमको, 1/3, एक का भी थर्ड पोर्शन, 1/3, ठीक है। 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन रिसीव इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a). यही वाला अगर तुमको ग्रेच्युटी नहीं मिलता, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, देखो हाफ दे रहा है, 1/3 ज़्यादा है ना, हाफ ज़्यादा है, हाफ ज़्यादा है, हाफ सर। तो यहाँ पे हाफ दे रहा, हाफ ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू इस जितना तुम उठाया उसका एक्सएम से मिलेगा 10(10)(a) में। अगर तुम ग्रेच्युटी नहीं मिला है तो, ग्रेच्युटी मिला है तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट 10(10)(a) वाला। एनपीएस का लेकर अलग से हम लोग करेंगे 80C में, यहाँ नॉर्मल पेंशन का यहाँ पे बात करें हम लोग, ठीक है। ओके, तो अब आ जाओ क्वेश्चंस में। मिस्टर एक्स यहाँ पे रिटायर किया है कब, 1/6/2022 को। उसका पेंशन कितना फिक्स्ड हुआ, मंथली पेंशन मिलेगा 5,000 करके मिलेगा, ओके।
सो ऑन 1/10/2022 ही गॉट कम्यूटेड पेंशन ऑफ ₹4,000 फॉर 1,20,000। तो यहाँ पे वो क्या किया, उसका पेंशन को कम्यूट कर लिया, कितना करके 4,000 का, 5,000 का बदले 4,000 में कम्यूट कर लिया। नाउ कंप्यूट द टैक्सेबल पेंशन इफ ही रिसीव द ग्रेचुइटी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है। अब कम्यूटेड पेंशंस, इस केस में दो सिचुएशन है, एक कम्यूटेड पेंशन भी है, अनकम्यूटेड पेंशन भी है। कम्यूटेड मतलब हम कुछ लमसम विड्रॉ कर लिए, अनकम्यूटेड मतलब जो मंथली हमको मिलेगा, राइट। तो देखो सबसे पहले हम अनकम्यूटेड वाला में रहते हैं, मंथली वाला में रहते हैं। तो हम रिटायरमेंट कब किए थे मेरा क्वेश्चंस में, एक बार आ जाओ यहाँ पे, 1/6/22। एक मिनट बैक करना पड़ेगा, सॉरी इसमें नहीं था ना, इसमें था। रिटायरमेंट किया था 1 जून 2022 को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जून 2022 को रिटायर किया है, ठीक है। उसके बाद उसको पेंशन मिलती गया होगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई से लेकर सितंबर होगा नहीं, 30 सितंबर 2022 तक उसको मंथली पेंशन 5,000 करके मिल रहा था। के महीना मिला यहाँ पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद से 5,000 नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो 4,000 करके, जो 5,000 में जो 4,000 का इक्वल वैल्यू था, जो कि ना 1,20,000 तो उठा लिया, तो अब तो उसका पेंशन कम हो गया ना। 1,000 इंटू बाकी 9 मंथ्स कितना बचा, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 6 मंथ्स है, ठीक है। तो इतना ही होगा उसका अनकम्यूट, ये उसका अनकम्यूटेड जो है, अनकम्यूटेड पेंशन इतना मिला, ठीक है। अब कम्यूटेड कितना मिला उसको पेंशन, 1,20,000 मिला उसका कम्यूटेड पेंशन का, 1,20,000 मिला। तो कम्यूटेड पेंशन तो 1,20,000 मिला, उसमें उसको एग्जाम्पशन मिलेगा कम्यूटेड वैल्यू का कितना, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू, ये बोलने वाले हम लोग। अनकम्यूटेड पेंशन वाला समझ में आया, जून, वो जो डेट याद रखना, एक तो था तुम्हारा रिटायरमेंट कब किया था, वो रिटायरमेंट किया था 1/6/22। 1/6/22 में। तो यहाँ पे 1 साल पीछे का रहेगा तुम्हारा सितंबर, सॉरी रिटायरमेंट कब किया था, क्वेश्चन खोलो, ओपन करो फिर से, डेट है यार, रिटायरमेंट का डेट चाहिए। 1/6/2021 मतलब 1/6/2022 है। तो 1/6/2022 है, मतलब मेरा यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे जून को 1 तारीख को किया था ना, तो जून से उसको मिलेगा ना, 1 तारीख को किया था तो जून से उसको मिलेगा ना। डेट ऑफ रिटायरमेंट का भी उसका 1/6/2022। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर जो है 1 साल पीछे का है, तो इसलिए 21 वाला 22 वाला 21 दिख रहा है तुमको। तो जून 2022 से मिलेगा, कब तक मिला होगा, हम कम्यूट कब किए थे, 1 अक्टूबर को, कम्यूट कब किए थे, 1 अक्टूबर 2022 को, राइट। दैट मीन्स जून से लेके सितंबर तक 5,000 करके मिला था हमको, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5,000 करके मिला था, 5 × 4। अब अक्टूबर को हम कम्यूट कर लिए, तो 5,000 में से 4,000 का जो वैल्यू रहता है वो तो उठा लिए 1,20,000 करके, तो अब तो 1,000 करके मिलेगा, कब तक, अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। यहाँ तक तो क्लियर है एकदम। तो रिटायरमेंट का डेट था मेरा 1 जून, तो वही से मिलना शुरू करके ना, जून महीने मिला, जून से लेकर सितंबर तक 5,000 करके मिल रहा था। उसके बाद हम क्या किया, अक्टूबर महीने में आके कुछ कम्यूट कर लिए, कुछ लमसम उठा लिए, तो वैल्यू मेरा कम हो जाएगा ना मंथली पेंशन का, तो 1,000 हो गया, 4,000 कम्यूट कर लिए थे हम, तो 1,000 हो गया, तो 1,000 इंटू मार्च तक उस साल। अब कम्यूटेड पेंशन मिला कितना, 1,20,000 मिला 1/10/2022 को, राइट। अब एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, कम्यूटेड वैल्यू निकालो, वो तो निकालना है। हम 4,000 का वैल्यू था तुम्हारा 1,20,000, राइट। ये जो बिकॉज 4,000 का बदले तो हमको कितना मिला, 1,20,000 मिला, बिकॉज अब हमको 1,000 मिलेगा,
तो सर अल्टीमेटली पूरा वैल्यू कितना था, 5,000 का वैल्यू कितना था, इसका मतलब पूरा अमाउंट मेरा पेंशन का था 1,50,000। तो अब वहाँ पे बोला था कि 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू, तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू मतलब 1,50,000 का 1/3, नॉट 1,20,000 का 1/3। 1,20,000 तो हम कम्यूट किए हैं, बट मेरा पूरा कम्यूटेड पूरा ग्रॉस वैल्यू कितना था, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द फुल पेंशन हमको ये निकालना है बेसिकली। कम्यूटेड वैल्यू निकालना है किसका, फुल पेंशन का अमाउंट कितना, 1,50,000 था मेरा, इसका मतलब हमको अब पूरा उठाना रहता तो 1,50,000 पूरा उठा सकते थे हम। तो 1,50,000 से मेरा कैसे निकालना है, बिकॉज 4,000 का वैल्यू 1,20,000 है, तो 5,000 का क्या मिल रहा है हमको, तो 5,000 का वैल्यू कितना है, 1,50,000। तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू बोला था, तो 50,000, तो 70,000, और यहाँ पे तुम्हारा 26,000, तो टोटल टैक्सेबल पेंशन कितना है, 96,000। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? फिर से बता रहे, देखो यहाँ पे एक ही चीज़ में दिक्कत आएगा सर, हाउ टू कैलकुलेट कम्यूटेड वैल्यू। तो सिंपली है, तुम्हारा क्वेश्चन इसके दिया हुआ था यहाँ पे कि 4,000 का बदल कम वैल्यू को हम कम्यूट करके 1,20,000 मिला, तो 4 का वैल्यू 1,20,000 है, तो 5 का फुल वैल्यू कितना होता है, 1,50,000 होता है ना, दिस इज योर कम्यूटेड वैल्यू। ठीक है, उसका 1/3 बिकॉज हमको ग्रेजुएटी मिल रहा है बोला है, इसलिए 1/3, ग्रेजुएटी नहीं मिलता तो हाफ होता, ज़्यादा मिलता। दिस माइनस दिस करके 10 में हमको एग्जाम से मिल गया, तो इतना मेरा टैक्सेबल है। और यहाँ पे तो अनकम्यूटेड टैक्स ये क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अनकम्यूटेड मतलब जो मंथली पेंशन, अनकम्यूटेड मतलब क्या होता है, मंथली वाला जो पेंशन। यहाँ पे भी जब तक कम्यूट नहीं किए थे 5,000 रुपये मिल रहा था, और जैसे कम्यूट किए तो 1,000 हो जाएगा ना, 4,000 का वैल्यू तो हम उठा लिए। क्लियर? तो ये कितना था, ये तुम्हारा जून नहीं होगा एक्चुअली, 1 जून था यहाँ पे, क्या था, तो 1 जून से ही काउंट होगा ना, ये जून से सितंबर, ये 4 महीना होगा। और ये तुम्हारा ये ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने। क्या महीना हुआ, 6 महीना। और कम्यूटेड तुम्हारा 1,20,000 था, और 1/3 जो मिलेगा, 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, राइट। सर कम्यूटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000 जो था 4,000 का वैल्यू है, 4,000 का वैल्यू 1,20,000 है, तो 5,000 का वैल्यू कितना, तो ऐसा करने से कितना आया था, 1,50,000। 1,50,000 का 1/3 कितना आया था, 50,000। तो नेट में 70,000 था। और यहाँ पे जितना आ रहा था, तो दोनों मिला के मेरा फाइनली टैक्सेबल होगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो, फिर हम लोग लीव सैलरी स्टार्ट कर देंगे अगला क्लास से। ठीक है, ग्रेजुएटी पेंशन वाला याद रखना, लीव सैलरी जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, बी अकाउंट्स सर इसका क्लास। अपलोड कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो, इसका लेक्चर अपलोड कर सकते हैं? तुम क्लास में सुनते नहीं हो क्या ठीक से? नहीं सर, मैं सुना होगा, कुछ मतलब हाँ। दिमाग से निकल रहा है।